नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यारमता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवनियुक्त 70,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। पीएम मोदी ने कहा, भारत ने अपना गैर जीवाश्म स्थापित विद्युत क्षमता लक्ष्य 9 साल पहले ही हासिल कर लिया है। महाराष्ट्र में रायगढ़ भूस्खलन की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो गई। बचाव अभियान जारी। अमेरिकी एडमिरल लीजा फ्रेंचिटी को नौसेना का संचालन प्रमुख और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया। कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 7वें साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला चीन के वेई किंगडियांग और चांग वांग की जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवनियुक्त 70,000 से अधिक अभ्यर्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रोजगार मेला देश के युवाओं को सशक्त करने और राष्ट्र की प्रगति में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रयासों में युवाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान देश के विकास पथ पर बढ़ते हुए एक सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करने का अवसर मिलना गौरव और सम्मान की बात है। बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में उन्होंने कहा कि आज भारत एक सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था वाला देश है। हालांकि 9 वर्ष पूर्व यह स्थिति नहीं थी। श्री मोदी ने कहा कि पहले सरकारी बैंकों के हजारों करोड़ रुपए के कर्ज डूब जाते थे, लेकिन आज वो रिकॉर्ड लाभ अर्जित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश में लगभग 50 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं और ये प्रत्येक बैंक कर्मी के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि फोन बैंक घोटाला पिछली सरकार के सबसे बड़े घोटालों में से एक था, जिसके कारण बैंकिंग क्षेत्र को भारी नुकसान उठाना पड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2014 के बाद से सरकारी बैंकों का प्रबंधन सुदृढ़ किया है। इसी के तहत दिवालिया संहिता कानून बनाया गया ताकि ऐसी स्थिति में किसी भी बैंक को कम से कम नुकसान हो। रोजगार मेला देश के 44 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। इन मेलों से केंद्र और राज्य सरकार के विभागों में नियुक्तियां की जा रही है। रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता पूरी करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे रोजगार सृजन में तेजी आएगी और युवाओं को राष्ट्र के विकास में भागीदारी का सार्थक अवसर मिलेगा। नवनियुक्त अभ्यर्थियों को कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से स्वयं को प्रशिक्षित करने का भी अवसर मिल रहा है। इसके तहत 580 ई-लर्निंग पाठ्यक्रम उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में जीवाश्म से इतर स्रोतों वाली बिजली की स्थापित क्षमता निर्धारित लक्ष्य से 9 वर्ष पूर्व ही हासिल कर ली गई है। श्री मोदी आज गोवा में G20 देशों की ऊर्जा मंत्रियों की बैठक को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य टिकाऊपन, आर्थिक वृद्धि और विकास संबंधी कोई भी चर्चा ऊर्जा पर चर्चा के बगैर अधूरी है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि वर्ष 2030 तक देश की कुल स्थापित बिजली क्षमता में जीवाश्म स्रोत वाली बिजली का अनुपात 50% तक करने की योजना बनाई जा रही है। इससे पहले भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन से अपने ऊर्जा लक्ष्य का 40% प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसे नवंबर 2020 में ही हासिल कर लिया गया। इस समय भारत गैर जीवाश्म स्रोतों से 43.6% ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। इस उपलब्धि के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से 500 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य तय किया। श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा रूपांतरण के मामले में हर देश की परिस्थिति और तौर तरीके अलग अलग है, लेकिन उन सब के लक्ष्य एक समान है। उन्होंने कहा कि भारत सबसे अधिक आबादी वाला और सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था वाला देश है, जो जलवायु परिवर्तन संबंधी अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि कार्य समूह के प्रतिनिधियों ने पावागढ़ सौर पार्क और मोटेरा सौर ग्राम का दौरा कर देश में स्वच्छ ऊर्जा को अपनाए जाने के स्तर और
व्यापकता का स्वयं जायजा लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा रूपांतरण को गति देने के लिए आज पूरे विश्व को G20 समूह से उम्मीदें हैं। उन्होंने भविष्य के ईंधन के लिए मिलकर काम करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने यह भी कहा कि इस दिशा में उच्च स्तरीय हाइड्रोजन एक उपयुक्त विकल्प है। श्री मोदी ने सभी सहभागियों को एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड को अपनाकर हरित ग्रिड पहल में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे विचार और कार्य हमारी एक पृथ्वी के संरक्षण, हमारे एक परिवार के हितों के संरक्षण और हरित यानी पर्यावरण अनुकूल भविष्य की ओर बढ़ने में सहायक होने चाहिए। केंद्र सरकार ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग पर संकेत चिन्ह के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये वाहन चालकों को बेहतर दृश्यता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और विश्व मानकों को शामिल करके सड़क सुरक्षा को और बेहतर बनाने पर केंद्रित है। संकेत चिन्ह सड़कों के बुनियादी ढांचे के आवश्यक घटक है। ये वाहन चालकों को महत्वपूर्ण जानकारी और निर्देश प्रदान करते हैं। शुरुआती चरण में ये दिशा निर्देश सभी बनने वाले राजमार्गों, एक्सप्रेसवे और हरित गलियारों पर लागू होंगे। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ यौन दुर्व्यवहार की घटना के विरोध में राज्य के विभिन्न हिस्सों में निंदा कार्यक्रम आयोजित किए गए। समूचे राज्य में लोगों को महिलाओं और बच्चों पर हमला न करने का संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र में निंदा कार्यक्रम का नेतृत्व किया। बाद में श्री सिंह ने मीडिया कर्मियों से कहा कि राज्य सरकार और मणिपुर की जनता इस घटना को लेकर बहुत गंभीर है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच राज्य में गोलीबारी की छिटपुट घटनाओं की खबर है। संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने आज इम्फाल पश्चिम जिले के अंतर्गत सेकमाई मिथेई गांव की ओर गोलाबारी की। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि त्रिपुरा में वर्ष 2022-23 में वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह 982 करोड़ 50 लाख रुपए रहा। अगरतला में नवनिर्मित जीएसटी भवन के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने से पहले राज्य में मात्र 4 करोड़ 21 लाख रुपए बिक्री कर संग्रह होता था। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि जीएसटी लागू होने से अधिक संख्या में व्यवसायिक कर दायरे में लाए गए हैं। उन्होंने कहा कि नवनिर्मित जीएसटी भवन में व्यापारियों और छोटे व्यवसायियों को जीएसटी दाखिल करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वित्त मंत्री ने छोटे व्यवसायियों को जीएसटी पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि बड़ी कंपनियां गैर जीएसटी पंजीकृत संस्थानों से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद नहीं करना चाहती। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर राज्यों में जीएसटी संग्रह अच्छा रहा है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के इरसालवाड़ी गांव में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 25 हो गई है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने आज सुबह तलाश और बचाव कार्य फिर शुरू किया। कल शाम खराब मौसम के कारण बचाव कार्य रोकना पड़ा था। राज्य प्रशासन, पुलिस और लक्षित आपदा कार्रवाई बल TDRF में बचाव कार्य में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के साथ सहयोग कर रहे हैं। आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए आधार शिविर स्थापित किया गया है। विस्थापित परिवारों की सहायता के लिए आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। सरकार ने भूस्खलन की आशंका वाले क्षेत्र से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि इरसालवाड़ी के सभी 48 पीड़ित परिवारों के लिए स्थायी आवास का निर्माण कराया जा रहा है। लगातार वर्षा से रायगढ़ के इरसालवाड़ी गांव में बुधवार आधी रात को एक बड़ा भूस्खलन हुआ था। विश्व खाद्यान्न बाजार में निर्यात मूल्यों के आधार पर भारत की हिस्सेदारी 2022 में 7.79% हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के वस्तु व्यापार सांख्यिकी डेटाबेस कॉमट्रेड के आंकड़ों के अनुसार भारत के खाद्यान्न निर्यात में पिछले कुछ वर्षों में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है, जो विश्व खाद्यान्न निर्यात में भारत की हिस्सेदारी से परिलक्षित होता है। विश्व खाद्यान्न निर्यात में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2010 में 3.38% थी, जो 2022 में बढ़कर 7.79% हो गई। सरकार ने कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य और जिला स्तर पर कई कदम उठाए हैं। राज्यों के लिए विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं और राज्य स्तरीय निगरानी समितियां बनाई गई हैं। कृषि निर्यात के लिए नोडल एजेंसियां और क्लस्टर समितियां बनाई गई हैं। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्पाद विशिष्ट कार्य योजनाएं भी तैयार की गई है। अमरीकी एडमिरल लीजा फ्रैंचिटी को नौसेना का संचालन प्रमुख और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है। वे नौसेना के इतिहास में इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विश्वास व्यक्त किया है कि एडमिरल लीजा कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में राष्ट्रीय सेवा के प्रति समर्पित रहेगी।
कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला चीन के वेई किंग लियांग और चांग वांग की जोड़ी से होगा। दूसरी वरीयता प्राप्त चीन की इस जोड़ी ने 2021 में पुरुष डबल्स में विश्व चैंपियन जीती थी। टूर्नामेंट में एकमात्र भारतीय चुनौती सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ही बची है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।